मैं जा रहा हूँ गुड्डी को लाने। बहुत होली परेशान मेरी बहन। दो दो भाइयों के होते हुए भी इतने सालों से ससुराल में चुपचाप सब सह रही थी मेरी बहन। किशोर ने कहा, अरे जरा तो दिमाग से काम लीजिए। हमारे बेटे का रिश्ता पक्का होने जा रहा है। अगले हफ्ते सगाई का कार्यक्रम है। अगर लड़की वालों को पता लग गया कि लड़के की बुआ अपना ससुराल छोड़ मायके आ गई है तो कहीं रिश्ता ना तोड़ दे। मेरे बेटे की खुशियां तबाह हो जाएंगी। अब ससुराल में जैसे तैसे एडजस्ट तो हर लड़की को करना ही पड़ता है। हमने भी किया ही था, आपकी बहन को भी करना पड़ेगा। सपना ने अपने पति किशोर से कहा, जो जितना सहता है लोग उस पर उतना ही अत्याचार करते हैं। गुड्डी सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरे लिए वो बेटी से बढ़कर है। हम दोनों भाइयों के सालों बाद गुड्डी का जन्म हुआ था। मुझमें और गुड्डी में 17 साल का अंतर है। अब उसे उस नर्क से निकालना ही होगा। किशोर ने जरा जोर देते हुए कहा, अच्छा, आप ज्यादा परेशान न होइए। बस बेटे नमन की शादी निर्विघ्न हो जाए, फिर हम गुड्डी के ससुराल वालों से बात करेंगे। इस बार सपना की आवाज में जरा नरमी थी। सब नसीब का खेल है भाई साहब, वरना किसी ने सोचा था नाजों से पली दो भाइयों की लाडली सुंदर व संस्कारी बहन का जीवन ऐसा होगा। सपना की देवरानी आरती बोली। परिवार में इसी मुद्दे पर बातचीत हो ही रही थी कि लड़की वालों का फोन सपना को आता है। जी नमस्ते, हमने अपने हिसाब से सगाई की सारी तैयारियां कर ली है। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं तो बता दीजिए, लड़की की माँ ने कहा। जी नहीं, सब बराबर है। हमारी तरफ से 100 मेहमान होंगे। सब कुछ तो होटल में ही हो रहा है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। हम समय से पहुंच जाएंगे। सपना ने इतना कह फोन रख दिया। देखा, लड़की वाले कितने उत्साहित लग रहे हैं। उनके यहाँ का भी पहला प्रसंग है और हमारे यहाँ का भी। मैं नहीं चाहती नमन की शादी में कोई तमाशा हो, इसलिए अब हमें अपना सारा ध्यान नमन की शादी में देना चाहिए, सपना ने कहा। हफ्ते भर बाद सगाई हो गई। फिर जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकाला गया। शादी में गुड्डी यानी पूजा बुआ के परिवार को भी बुलाया गया। शादी में शामिल होने सिर्फ पूजा आई। सब रिश्तेदारों की निगाहें उसे अजीब तरीके से देख रही थी, मानो कह रही हो कि किसी का वैवाहिक जीवन सही नहीं हो तो उसका जीवन बेकार है, उसे जीने का कोई हक नहीं है। अरे पूजा, तुम्हारे पति साथ नहीं आए? एक महिला रिश्तेदार ने पूजा से पूछा। जी, उनको कोई जरूरी काम आ गया था तो उनका आना मुमकिन नहीं हुआ, पूजा ने कहा। सब कुछ जानते समझते भी लोग पूजा से यही सवाल कर रहे थे। अच्छा हुआ नहीं आए गुड्डी के ससुराल वाले, नहीं तो किसी न किसी बात पर उलझ जाते। पूजा के छोटे भैया आशीष बोले। गुड्डी यानी पूजा बुआ का चेहरा बुझा बुझा सा था। सब कुछ सामान्य लगे, उसके चेहरे पर कोई उदासी का भाव ना रहे, या ससुराल की परेशानियों का किसी को पता ना लग जाए, इसलिए पूजा ने अच्छे कपड़े और थोड़ा मेकअप कर लिया था। अरे देखो तो, पति के साथ अनबन चल रही है। कभी भी हमेशा के लिए ससुराल से वापस आ सकती है, फिर भी इतनी भारी साड़ी पहनी है, उस पर भी मैचिंग ज्वेलरी। अपने ही रिश्तेदार आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। ये सब बातें सुनकर पूजा का मन आहत हो जाता। रूपल नमन की पत्नी और घर की बहू बनकर ससुराल आ गई। सबने खुले दिल से उसका स्वागत किया। रूपल को सास ससुर, चाचा चाची सबका खूब प्यार मिल रहा था। चाची जी के बेटा बेटी भी नए घर में उसे सहज महसूस करा रहे थे। रूपल बेटा, पहली रसोई की रस्म में तुम बस खीर या हलवा जो तुम्हें आता हो बना लेना। चाची इस काम में तुम्हारी पूरी सहायता कर देंगी। बाकी का खाना हम बड़े मिलकर बना लेंगे। तुम किसी बात की चिंता मत करना। अब से ये तुम्हारा ही घर है, किसी बात का संकोच मत करना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत बता देना, रूपल की सास सपना बोली। सास की बात सुनकर रूपल थोड़ी राहत महसूस करती है। पूजा अपने ससुराल वापस चली गई। रूपल और नमन 10 दिनों के लिए घूमने चले जाते हैं। वापस आते वक्त रूपल सबके लिए उनकी पसंद के उपहार भी साथ लाई। ऐसा करके उसने सबके दिल में जगह बना ली। घर पहुंचते ही रूपल और नमन ने देखा कि सबके चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे जरूर कोई गहरी उदासी छिपी है। सब हॉल में बैठे थे। पूजा बुआ सबके लिए चाय लेकर आती है। अरे गुड्डी बुआ, आप यहीं हैं? कब आए आप? नमन ने उत्साहित होते हुए पूछा। रूपल ने आगे बढ़कर नमन के साथ गुड्डी बुआ के पैर छुए। उस दिन तो किसी ने गुड्डी बुआ के बारे में कुछ नहीं बताया। अगले दिन रूपल किचन में जाती है और देखती है गुड्डी बुआ रसोई में पहले से ही मौजूद थी। उन्होंने सबके लिए नाश्ते की व्यवस्था भी कर ली थी। रूपल की सास और चाची सास
अभी तक अपने कमरे में ही थे। अरे बुआ जी, आपने सबके लिए नाश्ता बना दिया? क्या मुझे रसोई में आने में देर हो गई? अच्छा, अब मैं सबको नाश्ता सर्व करने में आपकी मदद करती हूँ, रूपल ने पूछा। अरे नहीं, कोई देर नहीं हुई। मेरी नींद जल्दी खुल गई तो सोचा बिस्तर पर यूं ही लेटे रहने से अच्छा नहा धोकर किचन में ही आ जाऊं, गुड्डी बुआ बोली। तब तक रूपल की सास और चाची सास भी रसोई में आ गई। देखना भाभी, अब शुरू होगी घर में महाभारत। जब रूपल को पता चलेगा कि पूजा 2-4 दिन की मेहमान नहीं बल्कि अपना ससुराल छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आ गई है। देवरानी आरती बोली, हाँ कह तो तुम सही रही हो, बहू को ना भाएगा गुड्डी का आना। जिस बात का डर था वही हुआ। आ गई गुड्डी ससुराल छोड़कर। तुम्हारे जेठ जी को भी क्या सूझी कि ले आए अपनी बहन को। अब घर में कलह होगी, पर मेरी सुनता कौन है? सपना ने धीरे से कहा। मम्मी जी, चाची जी, जय श्री कृष्ण, रूपल ने सास और चाची सास के पैर छूते हुए कहा। अरे इतनी जल्दी किचन में आने की क्या जरूरत है? अभी तो तुम्हारे घूमने फिरने के दिन हैं। हम सब है ना, सब संभाल लेंगे, सपना ने रूपल से कहा। अच्छा चलो सब नाश्ता कर लो। गुड्डी फटाफट सबका नाश्ता लगाओ, चाची आरती ने कहा और रूपल का हाथ पकड़कर किचन से बाहर आ गई। तब तक घर के पुरुष और बच्चे भी नाश्ते की टेबल पर आ चुके थे। पूजा ने सबको नाश्ता परोसा, फिर खुद थोड़ा सा खाकर दोपहर के खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। रूपल ने थोड़े ही दिनों में महसूस कर लिया था कि उसकी सास और चाची सास ने पूजा बुआ के प्रति थोड़ी हमदर्दी जरूर दिखाई थी, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के व्यवहार में बदलाव आने लगा है। वे अब घर के ज्यादा से ज्यादा काम पूजा बुआ से करवाने लगी है। पुरुष घर के अंदरूनी मामलों से कोई मतलब नहीं रखते थे। वे खुश थे कि उनकी बहन नर्क जैसे ससुराल से निकलकर अपने मायके में आराम से है। यहाँ उसे कोई परेशान करने वाला, उस पर हाथ उठाने वाला, उसे अपशब्द बोलने वाला कोई नहीं है। सबने यही मान लिया था कि पूजा बुआ की यही किस्मत है। मात्र 35 वर्ष की उम्र में पूजा का जीवन बेरंग हो गया। लेकिन रूपल, जो पूजा बुआ की सहेली बन चुकी थी, उसे पूजा बुआ की उदासी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दोनों की उम्र में मात्र 8-9 वर्ष का ही अंतर था। बुआ, आपने शादी से पहले कोई सपना तो देखा होगा जो पूरा नहीं हो सका हो, रूपल ने बात शुरू करते हुए कहा। मेरा सपना अपना बुटीक खोलने का था। मैंने ग्रेजुएशन के साथ बेसिक सिलाई का कोर्स कर रखा है। मैं अपना कुछ काम करना शुरू करना चाहती थी, पर पिताजी और भाइयों ने कहा जो करना है ससुराल जाकर ससुराल वालों की मर्जी से करना। सोचा था कि अगर पति का साथ मिला तो एक दिन अपनी पहचान जरूर बनाऊंगी, लेकिन पति एक अच्छा जीवन साथी तो क्या, पति भी ना बन सके। मेरी शादी के 10 साल तो उन्हें खुश रखने में ही निकल गए। हर पल यही डर रहता था कि कहीं वो मेरी किसी गलती पर नाराज होकर कलह ना मचा दे। मेरे माँ बाप भाइयों के सामने मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। शादी के साल भर बाद मैं माँ बनने वाली थी। मैं बहुत खुश थी। चलो, बच्चे के आ जाने से मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति सामान्य रहेगा, लेकिन मैं गलत थी। उनके लिए मुझ पर नाराज होने का, हाथ उठाने का कोई बड़ा कारण होना जरूरी नहीं था। लेकिन यहाँ भी मेरी किस्मत खराब निकली। एक रोज मामूली सी बात पर उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और धक्का दे दिया। मैं पेट के बल नीचे फर्श पर गिर गई। इस घटना से मैंने अपना बच्चा खो दिया। उसके बाद मैं चाहकर भी माँ नहीं बन सकी। ससुराल वाले मुझे ताने देने लगे। पति का व्यवहार मेरे प्रति बद से बदतर हो गया। डॉक्टर से इलाज कराया गया, लेकिन फिर भी मेरी गोद हरी ना हो सकी। ससुराल वालों की प्रताड़ना इतनी बढ़ गई कि मुझे ससुराल छोड़ मायके की शरण लेनी पड़ी। मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया। मेरे पति दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी से बचने और मेंटेनेंस का खर्चा देने से बचने के लिए मुझे सामने से तलाक भी नहीं दे पा रहे हैं। पूजा बुआ ने रूपल के सामने अपनी जिंदगी खोल कर रख दी। बुआ, अगर कोई आपका साथ दे तो क्या आप अपनी पहचान बनाने का आत्मविश्वास दिखाएंगी? रूपल ने पूछा। मैंने सिलाई का बेसिक कोर्स किया है। अगर मुझे थोड़ी और ट्रेनिंग मिल जाए तो मैं कपड़े सिलने में अपनी कल्पना शक्ति का अच्छा प्रदर्शन कर सकती हूँ, पूजा बुआ ने कहा। रूपल सोचने पर मजबूर हो गई कि क्यों एक लड़की अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकती। दूसरे दिन सुबह सुबह पूजा किचन में खाना बना रही थी। सपना और आरती दोनों चाय नाश्ता करते करते गप्पे मार रही थी। तभी रूपल आती है और सबसे कहती है, पूजा बुआ के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है।
हमारे घर में भी बेटी है। पूजा बुआ यहाँ आकर भी खुश नहीं है। हम सब उन्हें निराशा के अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। हमें उनमें जीने की उम्मीद फिर से जगानी होगी। रूपल ने कहा। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? कोई रिश्ता लाई हो क्या पूजा के लिए? आरती चाची ने पूछा। नहीं नहीं चाची जी, ये काम तो आप बड़ों का है। वैसे भी उन्हें सामान्य होने में अभी समय लगेगा। आप सबको तो पता है बुआ सिलाई का काम जानती है, तो क्यों ना हम उन्हें प्रोफेशनल कोर्स करवा दें, ताकि इस काम में वो महारत हासिल कर ले। उन्हें जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। क्या पति ही जिंदगी में सब कुछ होता है? अगर पति ने ही जीना मुश्किल कर दिया हो तो एक औरत जिंदगी जीना छोड़ दे क्या? हम सब ने तो उन्हें मुफ्त की नौकरानी बना दिया है। आप लोगों को नहीं लगता हमें उनकी मदद करनी चाहिए? रूपल ने कहा। बहू, हमें बहुत खुशी है कि जो हमें सोचना चाहिए था वो तुमने सोचा। सही मायनों में तुम रिश्तों की कदर करना जानती हो। मैं इतना निष्ठुर कैसे हो सकता हूँ कि अपनी बहन की पीड़ा को महसूस ना कर सका। रूपल के ससुर किशोर जी बोले। पूजा के मजबूत इरादे देख सबने अपनी सहमति दर्शाई। पूजा में सीखने की ललक तो पहले से ही थी। जल्द ही अपनी कल्पना शक्ति की बदौलत वो अच्छा काम करने लगी। साल भर बाद रूपल के जन्मदिन पर पूजा बुआ ने उसे सुंदर सा लहंगा उपहार दिया। रूपल, मैं दिल से हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तुमने मुझे जिंदगी जीने का हौसला दिया है। अब पूजा बुआ कई बड़े ड्रेस डिजाइनर्स के साथ काम करने लगी थी। दोस्तों, मुश्किल घड़ी में अपनों का सहारा बने। जिंदगी है तो मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अपने साथ खड़े हो तो सब आसान हो जाता है। विपत्ति का साया किसी पर भी पड़ सकता है। मुसीबत में साथ देना ही तो इंसान का धर्म है।